हेलो एवरीवन और एकदम वार्मली स्वागत है आपका आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में। आज हम एक पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं हाइड्रोस्फीयर, टाइड्स और ओशन करंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको लगता है ना कि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या ड्राई है तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आज आपका टीचर और गाइड बनकर एकदम बेसिक डेफिनेशन से लेकर एडवांस्ड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स तक सब कुछ क्लियर करूंगी। हम बिना कोई डिटेल स्किप किए इस डीप डाइव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। ओके, तो ये रहा हमारा आज का क्विक रोड मैप। पहले हम कवर करेंगे द वाटरी प्लैनेट, फिर हम देखेंगे कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स, उसके बाद मेजर करंट्स और उनके इम्पैक्ट्स पर आएंगे, फिर हम स्विच करेंगे टू द साइंस ऑफ टाइड्स और उसके टाइप्स एंड इफेक्ट्स, और लास्ट में एवरीथिंग पैक करने के लिए एक क्विक चैप्टर रिकैप। सिंपल इनफ, राइट? ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, द वाटरी प्लैनेट। ज़ारा, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आप स्पेस में हैं और हमारी अर्थ को पहली बार देख रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? ब्लू कलर, राइट? एग्जैक्टली। हमारी अर्थ का लगभग 71% सरफेस ग्लोबल ओशन से कवर है। और सच बताऊं तो इसी ह्यूज वाटर मास की वजह से ही हमारी अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का बेसिकली मतलब ही यही होता है, वो सारा पानी जो हमारी अर्थ पर आपस में इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो वास्ट ओशंस हों, कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर्स हों, लेक्स हों या ज़मीन के नीचे छिपा अंडरग्राउंड वाटर। पर एक लॉजिकल सवाल उठता है यहाँ, क्या ये लैंड और वाटर पूरी अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू एन इनक्रेडिबली फैसिनेटिंग फैक्ट, जिसे ज्योग्राफी में हम एंटीपोडल अरेंजमेंट कहते हैं। साउंड्स हेवी, राइट? पर इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर ग्लोब के एक साइड पर जमीन यानी लैंड है तो उसके ठीक ऑपोजिट साइड पर आपको मोस्टली पानी ही मिलेगा। ऑलमोस्ट एवरी इंस्टेंस में आपको यही पैटर्न दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ पोलर ओशन ठीक ऑपोजिट है एंटार्क्टिक लैंड मास के। ये नेचर का एक बहुत ही मजेदार और नीट ज्योग्राफिकल पैटर्न है जो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। सो मूविंग राइट अलोंग, आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा मास ऑफ वाटर ओशंस में कॉन्स्टेंटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कैसे करता है? इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए पहले थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। एक ओशन करंट आखिर क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप बस इतना इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी नदी, एक मैसिव रिवर जो ओशन के अंदर ही फ्लो कर रही है। यस, अ रिवर इनसाइड एन ओशन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में ओशियानिक वाटर का ये मैस मूवमेंट ही ओशन करंट कहलाता है। पर इस इनविजिबल ओशन रिवर को लगातार आगे पुश कौन करता है? इस मूवमेंट का इंजन एक्चुअली क्या है? ये रहे वो 5 मेन फैक्टर्स या कह लीजिए इंजन्स जो इन करंट्स को ड्राइव करते हैं। पहला, प्लैनेटरी विंड्स, जैसे हमारी ट्रेड विंड्स जो लगातार फ्रिक्शन के थ्रू सरफेस वाटर को आगे पुश करती हैं। दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंसेस। इक्वेटर का गर्म पानी ऑटोमेटिकली पोल्स की ठंडी जगहों की तरफ मूव करता है। तीसरा फैक्टर है सैलिनिटी, यानी नमक का अमाउंट, जिससे पानी की डेंसिटी चेंज होती है और मूवमेंट क्रिएट होता है। चौथा, हमारी अर्थ की लगातार रोटेशन। और पांचवां, कोस्ट लाइन्स की एग्जैक्ट शेप जो रास्ते में आकर इन बहाव को, इन करंट्स की डायरेक्शन को सीधा मोड़ देती है। इनमें से अर्थ की रोटेशन एक बहुत ही स्पेशल फिजिक्स प्रिंसिपल क्रिएट करती है जिसको समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। द फिजिक्स बिहाइंड दिस मूवमेंट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसे हम कॉरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो मूविंग वाटर कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये करंट्स अपने राइट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ। इस सर्कुलर डिफ्लेक्शन की वजह से समुद्र में बड़े बड़े घूमते हुए वाटर लूप्स बनते हैं जिन्हें हम जायर्स कहते हैं। ये ओशन करंट्स की डायरेक्शन को समझने का फंडामेंटल रूल है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मेजर करंट्स एंड इम्पैक्ट्स। हम देखेंगे ये एक्चुअली कहाँ फ्लो करते हैं। एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिए, करंट्स प्राइमरीली 2 नेचर के होते हैं, वार्म और कोल्ड। वार्म करंट्स नेचुरली इक्वेटर से बहुत सारी गर्मी लेकर पोल्स की ठंडी तरफ जाते हैं। अटलांटिक ओशन में इनके फेमस एग्जाम्पल्स हैं गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और पैसिफिक में कुरुशियो करंट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोल्ड करंट्स पोल्स के आइसी एरियाज का ठंडा पानी वापस इक्वेटर की तरफ लाते हैं, जैसे अटलांटिक में लैब्राडोर करंट और पैसिफिक में ओयाशियो करंट। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक मैसिव ग्लोबल थर्मल इंजन की तरह एक्ट करता है जो एक्चुअली हमारी अर्थ का टेम्परेचर परफेक्टली बैलेंस रखता है। और आपको पता है, ये करंट्स डायरेक्टली हमारे आसपास के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं।
जो हवा इन वार्म करंट्स के ठीक ऊपर से गुजरती है वो बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर पिक कर लेती है और ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स पर आकर अच्छी खासी बारिश यानी हैवी रेनफॉल लाती है। पर वही अगर विंड्स किसी कोल्ड करंट के ऊपर से गुजरे तो वहाँ इवेपोरेशन प्रैक्टिकली ना होने के बराबर होता है और रिजल्ट बारिश ही नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और ड्राई डेजर्ट्स जैसे अफ्रीका का कलाहारी और साउथ अमेरिका का आटाकामा इन्हीं कोल्ड करंट्स के आसपास होने की वजह से ही इतने बंजर और ड्राई हैं? इट्स लिटरली ऑल कनेक्टेड परफेक्टली। पर अब मेरे पास आपके लिए क्रिटिकल सवाल है, क्या होता है जब एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वार्म करंट और एक आइसी कोल्ड करंट डायरेक्टली आपस में आकर मिलते हैं? इसका एक बहुत ट्रैजिक हिस्टोरिकल प्रूफ है हमारे पास। साल 1912 में टाइटैनिक शिप, अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप, एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। पर वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? न्यूफाउंडलैंड के पास वार्म गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड लैब्राडोर करंट एग्जैक्टली आपस में मिलते हैं, जिससे वहाँ इतनी डेंस फॉग, इतनी गहरी धुंध बन जाती है कि बड़े से बड़े शिप्स को नेविगेशन में ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी मिलती है। यही डायरेक्टली मिक्सिंग करंट्स टाइटैनिक के सेफ नेविगेशन में सबसे खतरनाक रुकावट बन गए थे। तो ये पॉइंट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन मिक्सिंग करंट्स का एक्चुअली एक ड्यूअल इम्पैक्ट होता है। एक तरफ तो ये डेंजर क्रिएट करते हैं, घनी फॉग शिप्स की नेविगेशन के लिए बेहद हज़ार्डस होती है, पर दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा नेचुरल बेनिफिट भी है। जहाँ कोल्ड और वार्म करंट्स मिक्स होते हैं वहाँ समुंदर के बॉटम से एक प्रोसेस होता है जिसे अपवेलिंग कहते हैं। ओशन फ्लोर के रिच न्यूट्रिएंट्स ऊपर सरफेस तक आ जाते हैं, जिससे प्लैंक्टन्स की मैसिव, ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। और प्लैंक्टन मछलियों का फेवरेट फूड है। इसीलिए ऐसे प्लेसेस जैसे न्यू फाउंडलैंड का वही ग्रैंड बैंक्स एरिया नेचुरली दुनिया के सबसे रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। एक तरफ खतरनाक फॉग, लेकिन दूसरी तरफ अबंडेंट फिश। Nature is wild, right? Let's completely shift our focus now to Section 4, the science of tides. ये एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स एग्जाम्स में इन्हीं दो टर्म्स को कंफ्यूज करके लूज करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ओशन करंट्स हमेशा एक कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, ठीक एक जमीन की नदी की तरह। लेकिन टाइड्स पानी का एक ऑल्टरनेट बहुत रेगुलर वर्टिकल राइज ऑफ फॉल है, यानी समुद्र के पानी का सीधे ऊपर आना और नीचे जाना, जो 24 घंटे में लगभग 2 बार रिपीट होता है। सिंपली पुट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब करंट्स और वर्टिकल मूवमेंट मतलब टाइड्स। ये एग्जैक्ट डिफरेंस कंप्लीटली याद रखिएगा। तो आखिर इस मैसिव वर्टिकल मूवमेंट या टाइड्स को फॉर्म कौन करता है? ऐसा क्या है जो इन मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी को ऊपर खींच रहा है? इसके पीछे आउटर स्पेस की इनविजिबल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। टाइड्स मेनली प्रोड्यूस होते हैं मून और सन की पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल और साथ ही अर्थ की खुद की घूमने की वजह से बनने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, भले ही सन साइज में लिटरली मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पर सन के मुकाबले ट्वाइस यानी 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मून हमारी अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, टाइप्स एंड इफेक्ट्स। ये टाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनका असर क्या होता है? जब भी सन, मून और अर्थ एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जैसे हम फुल मून या न्यू मून पर देखते हैं, तो उनकी कंबाइंड ग्रेविटी एक बहुत ही मैसिव और पावरफुल पुल क्रिएट करती है। इसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, जहां पानी एब्सोल्युटली मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठता है। पर उसके उल्टे जब मून अपने क्वार्टर पोजीशन में होता है और ये तीनों सेलेस्ट्रियल बॉडीज मिलके एक राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं, तो उनकी फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट पुल करके एक दूसरे को कैंसल आउट करने लगती हैं। इससे काफी वीक टाइड्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं। सिंपल लॉजिक, स्ट्रेट लाइन का मतलब मैसिव स्प्रिंग टाइड और राइट एंगल का मतलब वीक नीप टाइड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देखते हैं टाइड्स का एक बहुत ही प्रिसाइज मैथमेटिकल रूल, जिसे मैं द टाइमिंग रूल कहता हूँ। आमतौर पर हमें नेचुरली लगता है कि टाइड्स एग्जैक्टली हर 12 घंटे बाद आते होंगे, राइट? बट रियलिटी में हर कंसेक्यूटिव टाइड एग्जैक्टली 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स के इंटरवल पर आता है। ये ऑड सा 26 मिनट का डिले क्यों होता है? इसका एक बहुत सिंपल साइंटिफिक रीजन ये है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, ठीक उसी एग्जैक्ट वक्त मून भी अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो अर्थ को घूमकर मून की उसी एग्जैक्ट आमने सामने वाली पोजीशन पर वापस आने में एग्जैक्टली 26 एक्स्ट्रा मिनट्स का वक्त लग जाता है। मेक्स परफेक्ट सेंस। टाइड्स के बारे में सीखना ना सिर्फ टेक्स्ट बुक फिजिक्स का पार्ट है, बल्कि इनके रियल ह्यूमन और ग्लोबल इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है।
जैसे कि हाई टाइड के बढ़े हुए वाटर लेवल की वजह से कोलकाता जैसे शैलो यानी कम गहरे हार्बर्स में भी बड़ी कमर्शियल शिप्स इजीली एंटर कर पाती हैं। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स समुंदर के किनारों से पॉल्यूशन और कचरा नेचुरली और रेगुलरली साफ करते हैं। आजकल तो इंजीनियर्स एडवांस टर्बाइंस लगाकर इन टाइड्स की एनर्जी को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यानी रिन्यूएबल टाइडल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। हर फिशरमैन का डेली वर्किंग शेड्यूल सीधे इन्हीं टाइड्स के टाइमिंग पर डिपेंड करता है, और कोल्ड कंट्रीज में पानी के इस कांस्टेंट और पावरफुल चर्निंग और मोशन की वजह से वहां के इंपॉर्टेंट कोस्टल पोर्ट्स सर्दियों में जमने से बच जाते हैं। ज्योग्राफी ट्रूली कनेक्ट्स टू एवरीडे लाइफ। Okay, we are at the end. Section 6, quick chapter recap. Let's lock this in. चलिए अब पूरे चैप्टर के इस लॉजिक को परफेक्टली समराइज्ड और ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी मेमोरी में। ओशन करेंट्स को सिंपली वार्म और कोल्ड में डिवाइड करना, फिर उसके बाद उनके वेरिड इम्पैक्ट्स को लिंक करना, जैसे डेंजरस फॉर क्रिएशन, बेस्ट ग्लोबल फिशिंग ग्राउंड्स का बनना और कोस्टल एरियाज पे रेनफॉल को इंकरेज करना। ये फ्लो, ये फ्रेमवर्क आपके बोर्ड्स या होम एग्जाम्स की क्विक तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट मेंटल टूल है। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो चलिए पूरे चैप्टर का एक रैपिड फायर हाई एनर्जी समरी रन करते हैं। पॉइंट 1, हमारी अर्थ सच में एक वाटरी प्लैनेट है जिसका मैसिव 71% एरिया हाइड्रोस्फीयर से फुली कवर्ड है। 2, प्लैनेटरी विंड्स और अर्थ का कंटिन्यूअस रोटेशन मिलियंस ऑफ गैलन्स ओशन वाटर को हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं, जिसे करंट्स कहते हैं। 3, वार्म करंट्स हमारी धरती पर रेनफॉल लाते हैं, जबकि कोल्ड करंट्स ड्राई डेजर्ट्स बनाते हैं, और दोनों का डेंजरस मिक्स दुनिया के रिचेस्ट फिशिंग जोन्स बनाता है। 4, टाइड्स पानी का वर्टिकल ऑल्टरनेट मूवमेंट है जो क्लियरली मून और थोड़ा बहुत सन की ग्रेविटी की वजह से हर दिन होता है। और फाइनली 5, इन तीनों बॉडीज का एग्जैक्ट सेलेस्टियल अलाइनमेंट ही सीधे तौर पर डिसाइड करता है कि समुंदर में स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड आएगी या रिलेटिवली वीक नीप टाइड। एवरीथिंग लॉजिकली मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ, राइट? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस अब डेफिनेटली बहुत हाई होगा। पर सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको इस फाइनल और स्लाइटली प्रोवोकेटिव थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। बस जरा सा सोचिए, अगर आज अचानक किसी वजह से प्लैनेट का ये ओशन इंजन एकदम रुक जाए और वो वार्म गल्फ स्ट्रीम फ्लो करना कंप्लीटली बंद कर दे, तो वेस्टर्न यूरोप के मॉडरेट क्लाइमेट का एक्चुअली क्या होगा? एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देती हूँ, वहाँ की विंटर्स लिटरली फ्रीज होकर कनाडा जितनी ब्रूटल और एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएंगी। ये क्लियर थॉट प्रूफ करता है कि हमारे लगातार बहते ओशंस बेसिकली हमारे क्लाइमेट और हमारे डेली सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली कितने ज्यादा क्रूशल हैं। इस कूल और थोड़े से स्केरी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिकली थोड़ा और सोचेगा आज। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले डिटेल सेशन में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।